हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंच केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी करीब अब आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और अब जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए उसको खुद से बहुत अच्छे से पढ़ें, खुद से लिख करके देखें, पेपर सॉल्व करें, पिछले सालों के मॉडल पेपर सॉल्व करें। और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं, खुद से लिख करके देखते हैं, तो वहाँ आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी गलतियाँ जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई बात लिखते समय आपसे गलती होने की संभावना है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है जिसको हम लिखते हैं तो जब हमें पता लगता है कि ये चीज़ जो है इस तरीके से लिखनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने अपने प्री बोर्ड एग्जाम में अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो उसको हम इम्प्रूव कैसे करें, उसको हम याद कैसे करें मेन एग्जाम के लिए। तो इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसी पॉइंट को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम हैं, जो पहले हुए हैं जितने भी बोर्ड एग्जाम, उनमें जो आपके टॉपर्स होते हैं स्टूडेंट, जिनके थ्योरी पेपर के अंदर फुल मार्क्स आए हुए हैं, तो उनकी सैंपल कॉपी जो है वो बोर्ड जो है वेबसाइट पे अपलोड करता है। तो वो कॉपी जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा और आप लोग जो है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है कॉपी में काम करते टाइम, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें हाईलाइट करना है, इन सब बातों पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कॉपी है, सैंपल कॉपी है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये कॉपी जो है वो आपके लिए नई नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम हम लोग दे करके आते हैं तो उसके अंदर भी हमें ऐसी ही कॉपी मिलती है, बस इसमें नंबर ऑफ पेजेज जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है इसका कवर पेज जो है वो दिखने वाला है। इसके अंदर आपको जैसे यहाँ पर जो है ये पर्सनल डिटेल होती है कैंडिडेट की, जो पर्सनल डिटेल खुद ही कैंडिडेट को भरनी होती है उनको हाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ कॉमन डिटेल होती है। तो ये कॉमन डिटेल जैसे मीडियम है तो उस मीडियम वाले बॉक्स में आप टिक करेंगे। एंट्री बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर आप यहां गलती कर देते तो फिर आप घबरा जाते हैं। तो इनको बिल्कुल एक एक पॉइंट को पढ़ करके फिर भरना है। ठीक है, और अगर आपको कोई एंट्री करने में दिक्कत आती है तो वहां पर इन्वेजिलेटर रहते हैं क्लासरूम के अंदर, वो भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई बात आपको नहीं आ रही है तो आप उसको स्किप कर दें और उसके बाद जो है वो इन्वेजिलेटर से पूछ करके भरें। फिर यहाँ विषय हम भर देंगे रसायन विज्ञान, परीक्षा का दिन जिस दिन भी एग्जाम होना है वो भरना है, फिर डेट आ जाती है, कुछ इस तरीके से रहता है। दूसरे हिस्से में देखो इस तरीके से आपको एक टेबल नजर आएगी। ये टेबल जो है ये हमें यूज नहीं करनी है, मतलब स्टूडेंट को यूज नहीं करनी है। ये पूरा ऐसे खाली रहेगा। जब आपकी कॉपी चेक होगी बोर्ड एग्जाम होने के बाद, उसके अंदर जो आपके एग्जामिनर होते हैं जिनके पास ये कॉपी जाएगी, वो चेक करके इसमें क्वेश्चन वाइज जो है वो मार्क्स कितने आपको मिले हैं उनकी डिटेल्स यहां पर भरी जाएगी। सही है। उसके बाद में यहां पर एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनके साइन होते हैं, उनके पर्टिकुलर एक आईडी होती है, वो आईडी यहां पर फिल की जाती है। तो इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है। हमें हमारी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक भरनी है। ये पूरे इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखे होते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तब। ठीक है, बाकी इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहां से करते हैं शुरुआत। देखो कॉपी आपको कुछ इस तरीके से, आपको कॉपी का जो पेज है वो नजर आएगा। अब देखें यहां पर एक कॉपी जो है ना, स्टैंडर्ड कॉपी, उसकी यही खास बात होती है कि उसमें हर एक चीज लिखी हुई रहती है। बस बात यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं हर चीज को करने से पहले। तो इन चीजों को पढ़ें आप। ये कॉलम आपको नजर आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे। तो यहां पर परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, मतलब यहां पर जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो क्वेश्चन जो है उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसकी डिटेल पूरी यहां चलेगी। अभी कुछ देर बाद आपको दिखेगी भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है यहां पर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर इस कॉलम में आना चाहिए। इसके अलावा इस कॉलम को आप यूज नहीं करेंगे। देन क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन बने हुए अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे मेन क्वेश्चन नंबर 1 है मेन, उसके बाद उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। और जिस सेक्शन को आप सोल्व करना स्टार्ट करते हैं उस सेक्शन की हेडिंग सबसे ऊपर लगाएंगे आप। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सेक्शन ए से ही शुरुआत करें, हिंदी में खंड ए ही लिखें सबसे पहले ऊपर, क्योंकि सीक्वेंस अगर आपकी कॉपी में अच्छा रहेगा ना तो एग्जामिनर के सामने अपने आप ही आपका इंप्रेशन बढ़िया हो जाएगा। और इस कॉपी में आप देखना, अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा आपको हर एक चीज। जैसे यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल सीक्वेंस से सॉल्व किया हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, मैं बहुत बार मैं ऑफलाइन भी बोलता हूं ये बात, कि कभी भी टेबल बना के सॉल्व नहीं करें। कुछ बच्चे होते हैं जो टेबल बना लेते हैं, टेबल में आप सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं उसको लिख करके आ जाते हैं। सही तरीका यह है कि आप जो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उसको लिखें, उसके अंदर जो डेटा दे रखा है उस डेटा को लिखें आप। जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, उसका सही ऑप्शन जो है वो बे था और उसमें जो डेटा था वो 2 था, तो उसने 2 लिखा है।
उसके बाद में यहां पर सह था तो यहां पर उसने लिख दिया, इसकी जो यूनिट होती है वो लिख दी है। इसके बाद में जो दय था आपका आंसर, थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर दय था। सोडियम है सॉलिड स्टेट में और Cl2 है गैस में। तो इस तरीके से आप चीजों को मेंशन करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसमें क्या डेटा हमें दे रखा है, वो डेटा भी हम लिख करके आएंगे। और सीक्वेंस को नोटिस करें आप, बिल्कुल सीक्वेंस में जो भी क्वेश्चन थे बिल्कुल सीक्वेंस में सोल्व किए हुए हैं। जैसे यहां पर सही आंसर जो था वो दय था और यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये एनिजोल बनाया हुआ है C6H5OCH3। यहां पर कोई सम्मित ईथर का सवाल पूछा गया था, यहां बेंजल्डिहाइड का पूछा गया था। तो जो डेटा है उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखें आप लास्ट में जब क्वेश्चन फर्स्ट एंड हुआ तो यहां पर हमारे पास में 18 क्वेश्चन थे टोटल। 18 क्वेश्चन 1/2 मार्क्स था और हमें टोटल नंबर कितने दिए गए, हमें टोटल नंबर दिए गए 9। तो ये काम जो है ना, ये वाला कॉलम, ये एग्जामिनर जो है उनके लिए यूजफुल होता है। तो यहां पर आप कुछ भी नहीं लिखें, प्रश्न संख्या वाले कॉलम में सिर्फ प्रश्न संख्या मेंशन करें ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो जितना स्मूथली पेन चलता है उनका कॉपी के अंदर, जितना अच्छे से सीक्वेंस में उनको चीजें मिलती है, तो उनके लिए भी चेक करना आसान होता है। और वो बिल्कुल आपको मार्क्स जो है, कहीं पर भी अगर मान लो आपने सही भी क्वेश्चन कहीं पे किया हुआ था लेकिन वो उस तरीके से लिखा हुआ था कि उनकी नजरों में आया ही नहीं, तो हो सकता है आपको ही उसका लॉस हो जाए, नंबर नहीं मिले सही क्वेश्चन के अंदर। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो सीक्वेंस में रहेगा तो बिल्कुल करेक्ट चेक करने में कॉपी जो है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। फिर उसके बाद में जो आपके वन लाइनर होते हैं, तो वन लाइनर के अंदर देखें भाई, वन लाइनर में उसी सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका एक वर्ड से ही आप आंसर दे सकते हो तो एक वर्ड से ही दें। और यहां पर जो भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं तो देखो उनको वन वर्ड से आंसर किया हुआ है, एक शब्द से ही आंसर किया हुआ है। अगर एक शब्द में आंसर हो सकता है तो एक शब्द से ही आंसर आपको देना है। फिर उसके बाद देखो ऐसे 10 क्वेश्चन थे, 1/2 मार्क्स उनके लिए अलॉटेड थे, तो टोटल नंबर कितने मिल गए आपको, 5 मिल गए। अब हम तीसरे पेज पे पहुंच चुके हैं। अब यहां पर देखो प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके पास में मोलरता की परिभाषा पूछी गई है, तो देखो हेडिंग लगाई गई है मोलरता की परिभाषा। ठीक है, या फिर आप सिर्फ मोलरता भी लिख सकते हैं। तो मोलरता लिख के उसके बाद में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। सूत्र लिखो। परिभाषा पूछी, इसका मतलब ये नहीं कि हम परिभाषा लिख करके आ जाए, उसका फॉर्मूला नहीं लिख के आए। परिभाषा के नीचे आप फॉर्मूला भी लिखें, उसके अंदर WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है, ये भी आपको मेंशन करना है। सिर्फ फॉर्मूला लिख करके ये नहीं छोड़ के आना है, उसके नीचे क्या क्या जो डेटा उसमें लिखा हुआ है वो डेटा आपको एक्सप्लेन भी करना है। फिर राउल्ट के नियम का गणितीय रूप पूछा है, तो राउल्ट के नियम का गणितीय रूप जो है वो आपके सामने देखो किस तरीके से सॉल्व किया गया है। 2 कंपोनेंट हैं, अवयव A और अवयव B, दोनों के लिए अलग से समझाया गया है। टोटल जो आपका वाष्प दाब है उसको समझाया गया है। इस फॉर्मूले में XA और XB क्या है, P नोट A और P नोट B क्या है, ये सब चीजें समझाई हुई है। जटिल अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो जटिल अभिक्रिया की हेडिंग लगाई गई है। आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं सिर्फ हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो अट्रैक्टिव लगेगी कॉपी आपकी। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जटिल अभिक्रिया को। उसके बाद देखो बिल्कुल कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर भी उसने ओवरराइटिंग नहीं करी है। जहां तक कोशिश हो आपकी ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। हो जाए तो सिर्फ एक लाइन आप उसके ऊपर खींच के उसको हटा दें, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करें ताकि वो कॉपी के पेज में आपको अलग नहीं दिखना चाहिए। फिर एक लाइन से उसको काट दें। जैसे यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का आपको IUPAC नाम पूछा गया था, तो IUPAC नाम लिखा हुआ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ग्रिन्यार अभिकर्मक का उदाहरण पूछा गया था। फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक, ये पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी कॉपी नहीं है, पिछले साल की है, 2025 की। यहां पर आप देख पा रहे हो, देखो कोई भी आप अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो उसके जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों का भी नाम लिखा हुआ है। इवन सोडियम का भी लिखा हुआ है। सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, डाइफेनिल बनता है, सह उत्पाद सोडियम ब्रोमाइड बनता है। इस तरीके से अपने को काम करना है। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलिन से प्राप्त यौगिक एस्प्रिन होता है, तो एस्प्रिन पूछा गया था कि कौन सा यौगिक बनता है, तो एस्प्रिन बनता, तो देखो एस्प्रिन को बिल्कुल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है। जलीय विलयन में क्षारकीय प्रबलता का बढ़ता क्रम, तो यहां पर देखो प्रॉपर लिखा है पहले उसने कि भाई मैं जलीय विलयन में जो एमीन होते हैं उनकी क्षारकीय प्रबलता का बढ़ता क्रम जो है यहां पर बता रहा हूं। क्लियर होती है बात। तो ये कहानी है कुछ इस तरीके से। रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण, किरेटिन और मायोसिन। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसको पहले एक लैंग्वेज बना करके लिखा है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना लिखी है, तो पूछी गई थी, तो यहां पर पहले उसने हेडिंग बनाई है, उसके बाद में द्विकुंडलिनी संरचना बनाई है। मैंने जब लेक्चर बनाया था तब भी आपको ये कहा था कि यहां पर ए और टी क्या है ये भी बताओ, जी और सी क्या है ये भी बताओ। ए और टी के बीच में आपको पता है 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। सी और जी के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो उसको बस उसी पे फोकस करना अपने को। अब देखो ये एग्जामिनर ने गलती से इसको पहले क्रॉस कर दिया था, लेकिन फिर देखो इसको करेक्ट किया गया और इसके अंदर मार्क्स आपको दिए गए। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन थे और 9 आपके पास में मार्क्स आपको मिले। 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया।
एक नंबर यहां मिल गया इस फोटो के अंदर। फिर सेक्शन बी में हम एंटर कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो यहां इस कॉलम में सिर्फ आपको 4 लिखना है, बाकी पूरा खाली रहेगा। मोलरता जो है NaOH की आपको पूछ रहा है कि NaOH की यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें मोलैरिटी पूछी गई थी। तो मोलैरिटी कैसे सॉल्व होती है, पहले आपने जो भी डेटा आपको गिवन है, न्यूमेरिकल का सॉल्व करने का तरीका ये कि आपके पास जो भी डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, उस डेटा को आप लिखो सीक्वेंस में। उसके बाद उसको डेटा को सॉल्व करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या है उसको लिखो, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। बस इतना सा काम करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाला चित्र, तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना है। इसमें कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है उसको आपको हाईलाइट भी करना है। जैसे यहां लिखा हुआ प्योर वाटर, SPM लिखा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई होती है, एक तरफ लवणीय जल है। तो ये चीजें आपको दिखानी है डायग्राम के अंदर, ठीक है। उसका यूज पूछा गया था, तो इसका यूज उसके बाद में लिख दिया गया। फिर निकिल कैडमियम सेल का आपसे डायग्राम पूछा गया था। तो निकिल कैडमियम सेल में कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, उसको लिख करके और उसके बाद में यहां डायग्राम बना दिया गया। देखो अब ये डायग्राम जो है ये आपको दिख रहा होगा भाई, यहां पर उसने हर एक चीज को शो किया है भाई, निकिल कैडमियम सेल के अंदर कौन क्या काम करता है, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम जो है देखो उस तरीके से होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बनाया है और उसको नंबर दिया गया है, 1.5 नंबर मिला इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये Fe2+ आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, उसको भर के दिखाया गया है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो ये दिखाए गए हैं। N का मान यहाँ पर 4 है। और देखो सीक्वेंस देखो आप कितना अच्छा है, Fe2+ का लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन्स भर के दिखाए गए हैं, और फिर बताया गया है कि हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण जो है ना उसका सूत्र क्या होता है, और वो चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र है उसको यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी एन की, और आंसर आ गया। यूनिट भी लिखी गई है, इस पे भी फोकस करें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। लेंथेनाइड संकुचन था अगला सवाल। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, उदाहरण बताया गया है लेंथेनाइड संकुचन का, भूले नहीं भाई। कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है तो उसका कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो जरूर उसको लिख करके आना है। ये नहीं कि उदाहरण तो पूछा ही नहीं गया था। तो आप लिखेंगे जिरकोनियम और हॉफनियम का जो आकार है वो लगभग समान जो है वो किसके कारण होता है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है वो पूछा गया है, तो वो एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर तरीके से। 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं। कायरलता क्या होती है, कायरैलिटी। अब देखो आइसोमेरिज्म जो है, समावयवता वाला जो चैप्टर है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो पूछ सकता है आपसे। कायरलता क्या होती है वो पूछ लिया गया यहाँ पर, एग्जाम्पल से समझा दिया गया यहाँ पर। देखें आप कि भाई ब्यूटेन 2 जो है वो किस तरीके से कायरल है। ये कार्बन जो होता है ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट एटम और ग्रुप से सेटिस्फाई है। फिर यहाँ पर आपसे SN1 के बारे में पूछा गया, तो SN1 क्या होती है। और देखो यहाँ पर ये बात बहुत ही खास है, इन चीजों को नोटिस किया जाता है। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में होती है SN1, तो किस तरीके से प्रोसीड होती है वो समझाया गया। पहले यहाँ पर देखो रिएक्शन लिखी गई है, ठीक है, और उसके बाद में यह धीमा पद होता है, यह अभिक्रिया की कोटि इसी से निर्धारित होती है, बात मेंशन की गई है। और कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे वो समझाया गया है। और कोटि अभिक्रिया की कितनी है, 1 होती है। फिर सेकंड स्टेप लिखा गया है। सेकंड स्टेप लिखने में आपको पता है सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है उसके ऊपर OH- का आक्रमण होता है। स्लो स्टेप फास्ट स्टेप होता है और आपका उत्पाद बन जाता है, ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है तो वो पूछा गया, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल को बना दिया गया है। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल को बना दिया गया, दोनों अल्कोहल का स्ट्रक्चर पूछा गया था। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं, तो इस पे आप नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चार्ज को बिल्कुल ध्यान से लगाएं, चार्ज कैसे लगाएंगे। यहां पर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का मेथड है ये जो पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपके पास में एसीटोन की रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, यहां पर एसीटोन की रिएक्शन करवाई जा रही है फिनाइल हाइड्रोजीन से। तो जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बनेगा, उसका नाम क्या है वो लिख दिया गया है। तो खंड 6 में जब हम एंटर करते हैं सेक्शन सी के अंदर, तो वहां पर देखो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पूछा गया है। अब देखो इसके अंदर 2 हिस्से थे, एक तो ए पार्ट था जिसमें आपको फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पूछा गया, तो इसमें देखो 1 मार्क्स दिया गया है, एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया है। और फिर जब इसी क्वेश्चन में सेक्शन बी पूछा गया था, आपको कुछ डेटा दे दिए गए थे और आपसे मोलर चालकता पूछी जा रही थी। तो मोलर चालकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या है भाई, यहां पर लैम्डा m है, कापा इंटू 1000/m, और यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास में जो कापा की वैल्यू है उसको पुट करके आंसर निकाल लिया गया बस। तो यहां पर ये कितने मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का था, तो +2 कर दिया गया, और टोटल जो है वो कितना हो गया, 3 मार्क्स।
तो क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट है। अगर सपोज दैट मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, उसका एक हिस्सा आ रहा है, तो उसको करके आना अच्छे से हमें। दूसरा भी हम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम के अंदर, तो दूसरा भी हमें जैसा भी आ रहा है हम कोशिश करें उसको लिख करके आए। क्या पता कोई बात हमने उसमें सही लिखी है तो हमें उसमें भी नंबर मिल सकता है। छोड़ करके क्वेश्चन आना ही नहीं है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां पे इस कॉपी में देख पा रहे हैं सीक्वेंस जो है वो कितना अच्छे से फॉलो किया गया है। तो ये बात हमें भी ध्यान रखनी है जब हम एग्जाम में लिखने जाएंगे चीजों को। तो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, बातें वहां पर भी दोनों में यही फॉलो होनी है। ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स था NiCN 42 माइनस संकुल की। इसको वीबीटी के आधार पे आपको इसकी ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या करनी थी। तो पूरा सिस्टमेटिक सबसे पहले, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट की है। फिर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो लिखा, फिर Ni+2 का क्या होता है वो लिखा, फिर उसको हम कक्षकों में भर करके दिखाया हमने इसको। लिगेंड की उपस्थिति के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे होता है वो दिखाया, संकरण समझा दिया। और संकरण जब DsP2 होता है तो ज्यामिति क्या होती है, वर्ग समतलीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 थे तो आपके पास में जो चुंबकीय प्रकृति है वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय। फिर बताया गया कि भाई यहां पर प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या रह जाए, अयुग्मित अवस्था में नहीं रह पाते, इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। रंग कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। तो यहां पर देखो +1+1 मतलब आपको सीक्वेंस में जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो एग्जामिनर जो है वो हर एक पॉइंट को नोटिस करता हुआ चलेगा, और आप जो जो बातें सही लिखते हुए जाएंगे उनमें आपको ऐसे नंबर मिलते हुए चलेंगे। ठीक है। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, उसके बाद में यहां आकर के मार्किंग स्टार्ट हुई है +1+1, और यहां पर 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे बनता है तो वो यहां पर लिखा हुआ है। इवन इस रिएक्शन में आपको पता है वार्मिंग वाटर हम लेते हैं, हीटिंग का साइन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिनोल बनता है। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कैसे बनता है ये बता दिया गया है। यहां पर प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख के आए, जैसे यहां पर लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम। ठीक है। नेक्स्ट देखें भाई, अगला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, एथेनेमाइड से मेथेनेमीन कैसे बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको पता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से कर सकते हैं हम, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से। उसके बाद में सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी के अंदर अभिक्रिया की कोटि या सॉरी अभिक्रिया की आणविकता पूछी गई आपसे। बै में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का व्यंजक पूछा गया था। तो पूरा शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, कैसे शून्य कोटि अभिक्रिया में जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कैसे डिपेंड करती है भाई टाइम के। ठीक है। और शून्य कोटि अभिक्रिया जो है उसकी हाफ लाइफ कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, तो उसका व्यंजक आपसे पूछा गया था। डिराइव करके दिखाना था आपको, पूरा एक्सप्लेन करना था कि टी हाफ जो है वो कैसे R0/2K के बराबर आता है। तो ये पूरा सॉल्व करके लेके आएंगे यहां से। ठीक है। उसके बाद में ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल ही था जिसको समझाया गया यहां पर। और कहीं पर भी आप देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी कोई गलती, कोई ओवर राइटिंग हमें नजर नहीं आएगी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। बेकेलाइट के विरचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक छोटा सवाल पूछा गया था। ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया था। ठीक है। ये एसिड वाले चैप्टर से। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, H2PDBSO4 क्या है। रोजेनमुंड अभिक्रिया में जो एथेनॉल क्लोराइड है ये लिनलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में अपचयन करवाया जाता है। इससे किसका निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्यों नहीं किया जा सकता है, उससे रीजन पूछा गया था। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि फॉर्मेलिन जो है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है। तो यहां पर देखो आप देख पा रहे होंगे टोटल मार्क्स जो है वो आपको दे दिए गए हैं, और ये पूरा डेट के साथ मेंशन, और यहां पर आपको लास्ट में लिख करके आना समाप्त। बोर्ड एग्जाम के अंदर जो कॉपी है आपकी, उस कॉपी में आपके पास पेजेस खूब रहेंगे, लेकिन मैं एक चीज कह देता हूं, अनावश्यक पेज हमें नहीं छोड़ने हैं। हम जल्दबाजी करते हैं और फिर पेज बीच में रह जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि सर मेरे 95-97 मार्क्स आने चाहिए थे, मतलब टोटल अगर हम बात करें पूरे सब्जेक्ट की तो 97 मार्क्स आने चाहिए थे, 100 में से 98 आने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उनका पेज बीच में कॉपी का रह गया। अब एग्जामिनर आगे बढ़ा नहीं, आगे की कॉपी उन्होंने चेक की नहीं क्योंकि उनको खाली पेज नजर आ गया। तो हड़बड़ाहट में खाली पेज नहीं छोड़े, और अगर रह भी गया गलती से तो उसको क्रॉस कर दे, और लास्ट में जो बचेंगे पेज उन पे सब पे इस तरीके से आप क्रॉस करके आएंगे। जैसे आपको तिरछी लाइन खींच देंगे जितने भी खाली पेज हैं उन पे। ये जरूरी है करना, जल्दबाजी नहीं करें, इतना टाइम हमारे पास रहता है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि जो वर्ड लिमिट होती है उसी के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाता है आपको। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए हमें काम करेंगे तो हमारे पास टाइम बचेगा पूरा। और अगर आपने ईमानदारी से प्री बोर्ड एग्जाम दिए तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम बचेगा। ये जो रफ काम है देखो, इसको भी पूरा ऊपर लिखा हुआ है रफ कार्य, लास्ट पेज पे आपको करना होता है, और जो भी आपने रफ वर्क किया उसको क्रॉस लाइन से बाद में काट दें। तो
तो क्योंकि हमारे पूरी साल की मेहनत है, तो अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करें, ताकि बाद में हमें किसी टाइप का घर आकर के कोई रिग्रेट महसूस नहीं हो, कोई हमें दुख नहीं लगे कि हमने गलती कर दी है। क्योंकि आप लोगों की और आपके टीचर्स की पूरी साल की मेहनत होती है, उन सभी को भी उम्मीद होती है, और आपके घर वालों को और आपको तो होती ही है उम्मीद। तो बेहतर करें, अच्छा करें, और उसके लिए जरूरी है लगातार मेहनत करना। तो अंत में मैं आप सबको यही कहूंगा कि छोटी मोटी गलतियां ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा बिल्कुल शांत रहते हुए काम करें। एग्जाम हॉल के अंदर जब बैठे हैं, और अच्छी मेहनत करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और आप सभी को एक बार फिर से आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।